डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का 14 दिन, लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा। प्रदूषण पर सदन में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा, सदन में हंगामे के आसार। ओमान दौरे पर पीएम मोदी, पीएम ओमान के साथ पीएम मोदी करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। इलाहाबाद हाईकोर्ट सांसद चंद्रशेखर को बड़ा झटका, सांसद चंद्रशेखर रावत की याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा आपराधिक जैसा घटनाएं अलग तो दूसरी एफआईआर वैध, केस कार्यवाही रद्द करने से इनकार। पंकज ब्लॉक समिति चुनाव का नतीजा घोषित, 637 जोन में जीती आप। कांग्रेस के खाते में आई 190 सीटें, बीजेपी महज 26 सीटों पर सिमटी। बंपर जीत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने लोगों का जताया आभार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधानमंडल के शुक्रवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के संबंध में। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सदन में विशेष चर्चा कर सकती है। हालांकि इस पर फैसला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें महाना सभी दलों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से लोक भवन के ऑडिटोरियम में होगी। इसमें सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार के सहयोगी दलों सुभा सपा, रालोद, निषाद पार्टी और अद के मंत्री व विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे। आपको बता दें, इस बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक व विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। सरकार के सहयोगी दलों सुभा सपा, रालोद, निषाद पार्टी, अद के मंत्री व विधायक भी इस बैठक में बुलाए जाएंगे। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और सूत्रों के मुताबिक माने तो भाजपा विधानमंडल दल की बैठक 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से लोक भवन के ऑडिटोरियम में होगी। तमाम जानकारियों के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, बताइए, शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, विपक्ष की क्या रणनीति है और सरकार को घेरने की क्या रणनीति है विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र विधानमंडल का कल से शुरू हो रहा है और हालांकि जो घोसी से विधायक रहे थे सुधाकर सिंह, उनका निधन हो गया था कुछ दिनों पहले ही। तो ये माना जा रहा है कि कल का सदन उनको श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित होगा। उसके बाद शनिवार और रविवार के दिन आ जाएंगे, जिसके कारण जब सदन बंद रहता है, यानी कि सोमवार से ही सदन को सुचारू रूप से चलेगा। और यही वजह है कि आज जब सर्वदलीय बैठक है आज विधानमंडल सत्र को लेकर, और जो सर्वदलीय बैठक अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है, उसमें इस बात को लेकर सभी दल आपसी सहमति बनाएंगे कि किस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। कोई हो हंगामा ना हो, कोई जो मुद्दे हैं उन पर बहस हो, जो विधेयक पास होने हैं, जो विधायी कार्य होने हैं, वो सुचारू रूप से चल सके। इसको लेकर थोड़ी देर बाद अब से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तमाम जो दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्षी दल हो, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोमवार से ही सदन की सुचारू कार्रवाई चलेगी। हालांकि वंदे मातरम, जिसका भी आपने जिक्र किया, 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसको लेकर चर्चा संभव है। अगर कार्य मंत्रणा की जो बैठक उसमें डिसीजन होता है तो उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, चाहे वो एफआईआर का मामला हो, चाहे तमाम जो दूसरे विभिन्न मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मामला हो, उसको लेकर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। जी, तो ये बताइए कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ही सदन को चलाना होता है, और हमेशा ये देखा गया है पिछले काफी लंबे समय से कि जब भी सदन शुरू हुआ है
विपक्ष की ओर से हंगामा होता है। तमाम जो मुद्दे रहे उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार हंगामा देखने को मिला है और यही वजह है कि जब सर्वदलीय बैठक आज थोड़ी देर बाद होने वाली है तो इसमें इसी बात को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा कि सदन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके और तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर आपस में मतभेद है उनमें उसको लेकर चर्चा होगी और उसको किस तरह से सुलझाया जाना है, ये तमाम विभिन्न मुद्दे होंगे जिस पर आज सर्वदलीय बैठक में फैसला होगा। और यही वजह है कि जब सुचारू रूप से सदन सोमवार से चलेगा, वैसे तो सदन कल से शुरू है लेकिन जैसे मैंने बताया कि सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनके निधन के बाद आज श्रद्धांजलि सभा उनके लिए होगी और उसके बाद सदन कल हो सकता है कि स्थगित कर दिया जाए। तो सोमवार से जब भी सदन सुचारू रूप से चलेगा तो ये आपसी सहमति के साथ चले, कोई विवाद ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर आज चर्चा होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति में गुरुवार को दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी का होटल में भारतवंशियों ने शानदार स्वागत किया। हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान पहुंचे। खाड़ी देश की यह उनकी दूसरी यात्रा है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा की मांग कर रहा था। खबर है कि अब सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हो गई है। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सदन में चर्चा होगी। लोकसभा में गुरुवार को प्रदूषण पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा चर्चा शुरू कर सकती हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस चर्चा का जवाब देंगे। वहीं कल लोकसभा की कार्यवाही आधी रात तक के बाद भी जारी रही। नए ग्रामीण रोजगार बिल यानी कि वीबीजी रैम-जी बिल पर पूरी चर्चा हो गई। ये 20 साल पुराने एमजी-एनआरईजी एक्ट की जगह लेगा। करीब 14 घंटे तक चली बहस में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बाद लोकसभा रात 1:35 तक स्थगित हो गई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बहस का जवाब देंगे। हालांकि विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। विपक्षी इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां संसद के परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास आज सुबह वीबीजी रैम-जी बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गुरुवार से ग्रांडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। इससे कम मानक वाले दूसरे राज्यों के निजी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में रोजाना आने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ने की आशंका है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। इसके तहत पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं मिलेगा। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नॉन BS6 इंजन वाली गाड़ियों की एंट्री पर 20,000 और बिना PUC सर्टिफिकेट पाए जाने वालों पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार नियम तोड़ने पर वाहन जब्त भी हो सकता है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावण को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में
आपराधिक केस कार्यवाही रद्द की मांग करने वाली चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 27 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया। सहारनपुर कोतवाली देहात में सुधीर कुमार गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में विशेष न्यायाधीश ADMP MLA कोर्ट सहारनपुर में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल परीक्षण के इस चरण में इन मामलों की कार्यवाही को रद्द करने और संबंधित आरोप पत्रों को पहली FIR के पूरक आरोप पत्र के रूप में मानने के लिए इस कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं है। ये तर्क दिया कि घटना एक जैसी तो दूसरे FIR कानून का दुरुपयोग है। कोर्ट ने भले ही घटना एक जैसी हो, घटना स्थल अलग तो दर्ज हो सकती है, दूसरी FIR ही पुलिस पूरक चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। चंद्रशेखर रावण पर चक्का जाम, तोड़फोड़, पुलिस चौकी फूंकने जैसे गंभीर आरोप की घटनाओं को लेकर FIR दर्ज की गई है। रावण ने 4 याचिकाएं दायर की थीं, चारों खारिज कर दी गई हैं। पंजाब ब्लॉक समिति चुनाव में अब तक 2838 जोन में से 1066 के नतीजे घोषित हुए हैं। इनमें से 637 पर आम आदमी पार्टी, 190 पर कांग्रेस और 138 पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की है। बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिली है। जिला परिषद चुनाव में 347 जोन में से 53 के नतीजे घोषित हुए हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 39, कांग्रेस को 9 और शिरोमणि अकाली दल को 5 जोन में जीत मिली। आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के अब तक घोषित परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। परिणाम पंजाब सरकार की नीतियों के प्रति जनता के झुकाव को दर्शाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, पंजाब के गांव की जनता का दिल से आभार। ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि भगवंत मान सरकार का काम जनता को पसंद आ रहा है। उन्होंने आगे लिखा, अच्छे सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, नई नई नौकरियां, सड़कें, प्लेग्राउंड, बिजली, किसानों की तरक्की के लिए बिजली, बीज, फसल खरीद, भुगतान के क्षेत्र में शानदार काम किया। सरकार ने पंजाब के गांव-गांव में आम आदमी का भरोसा आज भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार की ईमानदारी से काम करने की राजनीति पर कायम है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और साथियों को बधाई। महाराष्ट्र के मंत्री मणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका लगा है। EWS आवास घोटाले मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा कोकाटे को फिलहाल बिना विभाग रखा गया है। मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की मांग की जोर पकड़ ली गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं, आगे कोकाटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और सरकार अगला फैसला कब लेती है। झारखंड में इस बार बैलेट पेपर से नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक घोषणा भी की गई है। वहीं अगले साल मार्च 2026 तक ये चुनाव होने की संभावना है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता तृप्ति ने रांची से विस्तृत जानकारी दी। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से नाराजगी और सख्ती दिखाने के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ा पहल किया गया है। अब इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर लेकिन एक बड़ा बदलाव सामने आया है। पिछली बार के मुताबिक इस बार कुछ अलग ये है कि इस बार नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए, बैलेट बॉक्स के जरिए किया जाएगा। जी हाँ, इसी कड़ी में बात करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं। इस वक्त यहाँ पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के बाहर हमने जानकारी ली राज्य निर्वाचन आयोग से और क्या कुछ पता चला है इस बार जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, इसे लेकर हम आपको बताएंगे। दरअसल बैलेट पेपर बॉक्स के जरिए जो ये चुनाव होने वाला है, इसके पीछे का बड़ा कारण है कि राज्य में ईवीएम
की उपलब्धता नहीं है। पर्याप्त ईवीएम की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस बार बैलेट बॉक्स के जरिए राज्य में नगर निकाय चुनाव होने वाला है और इसका ऐलान किया गया है राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की तरफ से। जानकारी ये भी मिली है दफ्तर से, यहाँ पर पदाधिकारियों से बातचीत के बाद ये भी जानकारी सामने आई है कि इस बार 2 अलग रंग के जो बैलेट पेपर होंगे और जो रंगों की अगर बात करें तो वो 2 रंग होंगे, गुलाबी और सफेद। और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है इसे लेकर जो तैयारियां की जा रही है इसकी बात करें तो छपाई भी शुरू कर दी गई है। बैलेट पेपर की जो छपाई है वो भी शुरू कर दी गई है। कुल 45 लाख बैलेट पेपर की छपाई होगी जो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा। इसकी अगर बात करें तो अध्यक्ष के लिए अलग पेपर होगा, अलग रंग का पेपर, और वार्ड सदस्य के लिए अलग रंग का पेपर होगा। अभी तक ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली है और ये जानकारी हमने जो इकट्ठा की इस बारे में हमने आपको बताया है। आगे नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां होंगी ये हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राज्य से, नमस्कार। नौकरी के लिए ज्वाइन लेटर लेने आई एक बुर्का पहनी मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से जबरन हटाने की कोशिश की। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला की तौहीन की है, वो मुस्लिम समाज से माफी मांगे। मौलाना ने आगे कहा कि धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ करना या अपमान करना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। मौलाना ने आगे कहा, संविधान ने हर व्यक्ति को इस बात की इजाजत दी है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खाए और अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहने। उनके इस कार्य से भारत के मुसलमानों में सख्त नाराजगी है। जारचा कोतवाली क्षेत्र के बिसाहड़वा गांव में अखलाक मौच लिचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले को वापस लेने के संबंध में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने वकीलों की दलील सुने बिना ही मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख लगाई है। अदालत में अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता भाग सिंह भाटी, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी मौजूद रहे। अदालत से बाहर जाने के बाद पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। शुक्रवार को अदालत में सीपीआईएम नेता वृंदा करात भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। मॉब लिंचिंग मामले में गवाही चल रही है। ऐसे मामलों को वापस लेना सरकार की मानसिकता को दिखाता है। हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहेंगे। लंबे समय से ऊधमपुर और किश्तवाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकी 26 जनवरी से पहले किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। इस इनपुट के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर ऊधमपुर, सांबा और कठुआ जिले में सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। लंबे समय से घने जंगलों में सक्रिय आतंकी अब मैदानों की तरफ आ रहे हैं। ऊधमपुर के मजालता में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल की सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार इन जिलों में आतंकियों के 2 से 3 अलग अलग समूह सक्रिय हैं। इन समूह में 2-2 या 3-3 लोग शामिल हैं। लंबे समय से आतंकी घने जंगलों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में बनाए ठिकानों में छिपे हुए हैं। पहाड़ों में ठंड बढ़ने के साथ ही ये आतंकी अब मैदानी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। इस दौरान बंदूक की नोक पर लोगों ने से खाना मांगते दिख रहे हैं। मजालता में भी आतंकी ने लोगों से खाना मांगा था। परगवाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर जैश के आतंकी की गिरफ्तारी, ऊधमपुर के मजालता में मुठभेड़ और सांबा के मानसर में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ गई। भारत का इंश्योरेंस सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इंश्योरेंस कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। ये कदम पहली
नज़र भले ही पॉलिसी और कानूनों तक सीमित लगे, लेकिन आने वाले समय में इसका सीधा असर आम ग्राहकों की पॉलिसी, प्रीमियम और क्लेम प्रोसेस पर पड़ सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लोकसभा में इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 पेश किया गया है, जिसका नाम सबका बीमा सबकी रक्षा रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा के दायरे में लाना और सेक्टर को मजबूत या कंपटीशन बनाना है। अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74% थी, जिसे अब बढ़ाकर 100% किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में दिसंबर की ठंड ने अलग अलग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जहां सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा और तापमान में गिरावट जनजीवन को प्रभावित कर रही है। कुछ क्षेत्रों में दिन के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है, जिससे मौसम का मिजाज विरोधाभासी नजर आ रहा है। IMD के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और उनसे सटे जम्मू कश्मीर में ऊपरी हवाओं में एक सक्रिय पश्चिमी विभोक्ष बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसके साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है, जहां लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं की रफ्तार 110 नॉट की गई है। इन दोनों प्रणालियों के कारण मौसम को अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है, जिससे ठंड, कोहरा और पहाड़ी इलाकों में मौसम परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। लोगों को ठंड और कोहरे के चलते स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।